आज अब से कुछ देर पहले नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो बाहर आ गई। बाहर आकर उन्होंने एक आरोप लगाया कि मुझे पूरा बोलने का अवसर दिया नहीं, और साथ-साथ ये भी कहा कि जब वो बोल रही थी, उनका माइक बंद हो गया। आज इसी विषय को समझने के लिए कि नीति आयोग होता क्या है, यहाँ एक मुख्यमंत्री का आना, उस बैठक में उसका रोल क्या होता है और देश का जो संघीय ढांचा है वो क्या है, इसी को समझने के लिए वरिष्ठतम पत्रकार वाहिद नसीम जी मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे और तब हम समझेंगे कि आखिर ये नीति आयोग की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और इससे पहले का सिस्टम क्या था। वाहिद जी, आपको ध्यान होगा जी, नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने से पहले हर साल और हर 5 साल में भी, लेकिन तकरीबन हर साल जो मुख्यमंत्री होते थे विभिन्न राज्यों के, वो दिल्ली आते थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ उनकी बैठक होती थी और बैठक के बाद अगले दिन के अखबारों में पहले पन्ने पर इस राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली से ले गए योजनाओं का पिटारा, सौगातों का भंडार, इस राज्य को यह मिला। नीति आयोग ने इस राज्य पर इस तरह की फोटो छपती थी। टेलीविजन चैनलों में उस बात पर डिबेट चलती थी, शाम को खबरें आती थी और एक बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल होता था। आज उसी योजना आयोग का नाम मोदी जी के आने के बाद जो नीति आयोग हो गया, उसकी बैठक जो आज दिल्ली में हो रही है, पहले तो इसमें जो तमाम राज्य के मुख्यमंत्री जो विपक्षी दलों के हैं वो आए नहीं, और एक सीएम जो आई भी, वो भी कुछ देर बाद उठ के चली गई। ये नीति आयोग टू योजना आयोग हुआ और संघीय ढांचे में इसका क्या अभिप्राय है? ममता बनर्जी के बाहर उठकर आने, उनको बोलने का अवसर पूरा ना देने, उनका माइक बंद करने का मतलब क्या है? क्या भारत में यही सिस्टम चलता था? राजेश जी, मेरे ख्याल से हमारे जो इंडियन जर्नलिज्म है, खासतौर से उसमें होता क्या है, हम लोग अपनी जनता को मुख्य बातें समझाना ही नहीं चाहते हैं जिनसे उनकी सीधी कनेक्टिविटी होती है। देखिए, योजना आयोग आप भी अच्छे से जानते हैं, आपने सरकार में रहकर भी काफी काम किया है, आपने कई चैनलों को एज एडिटर लीड किया है और आप एक बेहतरीन किस्म के पत्रकार हैं जो गवर्नेंस के मायने समझते हैं, जिन्हें ये पता है कि असल में गवर्नेंस कहते किसको है। तो आप तो गवर्नेंस में खुद ही रहे हैं, तो और जर्नलिज्म में तो है ही। देश को पता होना जरूरी है। आप चीजों को समझ पाएंगे कि जो है बाकायदा सरकार चलाने में आपका सहयोग रहा है। तो मैं यहाँ ही बताना चाहता हूँ कि योजना आयोग जो थी, योजना आयोग को नीति आयोग से परिवर्तित क्यों किया गया और वो योजना आयोग और नीति आयोग का डिफरेंस क्या है। दोनों ही सरकार के थिंक टैंक समझे जाते हैं, दोनों ही योजना बनाते हैं। पहले योजना आयोग बनाता था, अब नीति आयोग बनाता है। तो योजना आयोग आप 15 वर्षीय योजनाओं को कम से कम 5 वर्षीय योजना बनाता था और 15 साल का पूरा एक विजन लेके चलता था, जिसमें किस राज्य में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस सेक्टर में ज्यादा काम करना चाहिए, वो बाकायदा योजना बनाता था और योजनाओं को 15 से 20 साल के लिए तैयार की जाती थी। तो नीति आयोग 5 साल की शॉर्ट टर्म योजनाएं बनाता है। इसकी वजह क्या है नीति आयोग की? देखिए, नीति आयोग की साइट पे आप जाएं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जाएं, वो देखें कि नीति आयोग पर एक जो यूनाइटेड नेशन है उसमें उसका एक एजेंडा है, एजेंडा 2030। राजीव जी, एजेंडा 2030 को हम 17 गोल भी कहते हैं और उनको अंग्रेजी में 17 सस्टेनेबल गोल कहा जाता है। यही वो गोल है जो पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब में जो है वो महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने लगे, गैर महरम हज को जाने लगे, और पूरे रशिया से, चाइना से लेके पूरी दुनिया की इस पे सहमति है और इसमें साइन किए गए हैं। मगर हर देश ने अपने देश के हितों के लिए 17 सस्टेनेबल गोल का इस्तेमाल किया है, चाहे उसमें कार्बन कटिंग हो, इक्वल जेंडर हो, जीरो एंगर हो, ये जो डिजिटल प्रमोशन हो, ये सारी चीजें जितने पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जुमले बोले हैं, ये सारे के सारे जुमले 17 सस्टेनेबल गोल के इंटरनेशनल जुमले हैं जिन्हें हिंदीकरण करके बोला गया है। हमें देखना क्या था कि हम क्या जो है कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी, संघीय ढांचा, हमारे राज्य वो कहाँ किस तरह से जो है सस्टेन करते हैं, हमें उनके हिसाब से नीतियां बनानी है। जबकि जो 17 सस्टेनेबल गोल है
वो ये नहीं बताता है कि आपको हर राज्य के हिसाब से राज्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करो, बल्कि 17 सस्टेनेबल गोल इंटरनेशनल एक गोल है जो ये मानता है कि हम जो चाहते हैं वो लागू करें, आईएमएफ जो चाहता है वो लागू करे, वर्ल्ड बैंक जो चाहता है वो लागू करे, हमारी जो नीतियां फंड करती हैं किसी को भी उसकी मॉनिटरिंग करें हमको, और अपनी सरकारों पर हमारे लिए कानून बनवा कर दे। इस पर किसी भारतीय पत्रकार ने कोई चर्चा नहीं की, या फिर वो समझते ही नहीं है कि 17 सस्टेनेबल गोल के पीछे का खेल क्या है। दरअसल बड़ा अफसोस होता है राजीव जी मुझे, आप अच्छे से जानते हैं 17 सतत गोल के आधार पे आप लोगों को भी जो है कार्य करने के लिए दिए गए थे और आपने उनको कैसे किया होगा, मगर मैं अपनी राय इस पर रखता हूं राजीव जी। आज ये बेसिकली नीति आयोग या योजना आयोग को प्रत्यक्ष तौर पर यह बताया जाता है कि ये संघीय ढांचे का संरक्षक है, और संघीय ढांचे में जो समन्वय होता है, यानी जो नीतियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मिली हुई नीति है, एक तो वो उसकी मैनेजमेंट बताए, उसकी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करे, उसके फंड को रिकमेंड करे, उसकी सारी चीजों को तैयार करे। यानी कि नीति आयोग के बगैर आप केंद्र सरकार और राज्य का या संघीय ढांचे का समन्वय ही नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर पहली बात तो ये कि ये साबित होता है ममता बनर्जी के जो है नीति आयोग को छोड़ के भागने का, मीटिंग को भागने का, कि एक तो कोई भी दूसरे किसी भी सरकार जो दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं वो यहाँ पहुंची नहीं है या बुलाई नहीं गई है। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी अगर पहुंची है तो आप उसका माइक बंद कर देते हैं। आप वो अगर वो आवाज उठाती है कि सभी राज्यों को भाई केवल आप ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप संघीय ढांचे का जो धर्म है उसको क्यों नहीं निभाना चाहते हैं, तो आप उसको बोलने नहीं देते। वो गुस्से में मीटिंग छोड़कर बाहर निकल जाती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों वाली जो सरकारें हैं, जो राज्य में सरकार जहां है वही मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और वो मुख्यमंत्री यानी कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें ही अब 17 सस्टेनेबल गोल हो या फिर केंद्र सरकार की नीति हो और नीति योजनाएं, नीति में आयोग में बनाई गई योजनाएं हो, वो सिर्फ यही लोग चलाएंगे, बाकी किसी राज्य को नहीं दी जाएगी। बाकी कोई राज्य जो है वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है। क्यों इस देश के संघीय ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, क्यों कुठाराघात किया जा रहा है एक ऐसी संघीय ढांचे को जो भारत को जोड़ता है। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं कि भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं? तो आपकी नीति और आपका आचरण यह कहता है कि अगर किसी राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होगी तो हम उस राज्य को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। तो आप राज्यों को एक अलग से ट्रीट करके इस देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं, इस देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। राजीव जी ये मसला है। तो मतलब जी कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि कुछ शिक्षा दीक्षा में कमी हो गई हो, कभी कभी ये समझ रहे हो ये देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मंत्री हैं। आप सबको ध्यान है जब शपथ होती है तो शपथ में जब केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो संघ के मंत्री के रूप में, संघ के राज्य मंत्री के रूप में, संघ के मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में, संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, ये संघ क्या है? भारतीय प्रियाम्बल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हम कहते हैं इंडिया यूनियन। ये ऐसा देश नहीं है कि एक छोटा सा देश है मालदीव, एक छोटा सा द्वीप है श्रीलंका। ये राज्यों का संघ है और इस राज्यों के संघ में बहुत सारी अधिकांश संपदाओं का जो मालिक है वो राज्य हैं, स्टेट्स हैं। भूमि पूरी तौर पर अधिकांश जगह राज्यों का मतलब है, राज्यों का विषय है। जहां यूनियन टेरिटरी है और राज्यों ने केंद्रीय योजनाओं के लिए, केंद्रीय विभागों के लिए जो भूमि ट्रांसफर कर दी है, हस्तांतरित कर दी है केंद्रीय सड़कों के लिए, वो एनएच में आ गई या राष्ट्रीय संपत्ति हो गई। अन्यथा की स्थिति में राज्य अधिकांश जनपदों के, जिलों के, सिर्फ केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर उसके स्वामी है। ऐसे में राज्यों से एकत्र होने वाला जो कर है उसका एक हिस्सा यदि केंद्र को जाता है, भारत सरकार को, तो एक राज्य को जाता है। अब कर के सिस्टम में चेंज हुआ है। बहुत सारे कर आपको ध्यान होंगे, जो मनोरंजन कर था अब वो कर विभाग हो गया है संयुक्त तौर पर। अब बहुत सारे करों को डायरेक्टली भारत सरकार लेती है। अब आईटी की रेड, इनकम टैक्स की रेड क्यों मारती है भारत सरकार की एजेंसियां, क्यों राज्य सरकार की एजेंसी नहीं मारती? क्योंकि इनकम टैक्स भारत सरकार का विषय है, भले उसे राज्य का व्यक्ति कमा रहा हो, राज्य का दुकानदार कमा रहा हो। तो जिस धन को केंद्र ले जाएगा वो खर्च कहां करेगा? खर्च करने के लिए यही देश चाहिए, यही भूभाग चाहिए। इसमें जो विषय बटे हैं, जो भारत सरकार के विषय हैं, जो राज्य सरकार के विषय हैं और जो समवर्ती सूची के विषय हैं, मसलन जल, मसलन बिजली, उन पर संयुक्त तौर पर खर्च होगा।
कुछ केंद्रांश होगा, कुछ राज्यांश होगा। अब उस सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए जो काम योजना आयोग अब तक करता रहा, जिस योजना आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, विपक्षी दल के मुख्यमंत्री हो, धन्यवाद कहते थे, सौगातों का पिटारा लेकर अपने राज्य में जाते थे। आज ये शिकायत की नौबत आ गई, तो क्या इस बात को पुनः समझने की जरूरत है कि नहीं भाई, तुम एक छोटा सा श्रीलंका, कोई मालदीव देश नहीं हो, तुम राज्यों का संघ हो, उस राज्यों के संघ के मंत्री या उस राज्यों के संघ के प्रधानमंत्री हो, और उस राज्यों का संघ है जिसका आज नीति आयोग है। भाई जी जी देखिए, मैं राजीव जी एक बात बड़ा हैरत में हूँ, यकीन मानिएगा मुझे हैरत होती है इस बात पे कि आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कर दिया कि कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो संघ का प्रधानमंत्री या संघ का जो है मुख्यमंत्री या संघ मंत्री है, मुख्यमंत्री तो स्टेट का होता है, मंत्री होता है, संघ का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। तो वो संघ का मंत्री होता है और संघ के साथ अपने निर्वाह का वो शपथ लेता है, तो संघ को इकट्ठा करने और उनके साथ न्याय करने की बात करता है। आज जो दिख रहा है वो ये अफसोस की बात ये है कि आपने बड़ा क्लियर किया है कि इनकम टैक्स सभी स्टेट से जाता है और बहुत सारे टैक्स, अब तो जीएसटी भी जो है एक हिस्सा सीधे स्टेट को केंद्र जो है उसमें राज्य के साथ में बंटवारा करता है बाकायदा। तो ये जो सिचुएशन जो हो रही है कि आपने अगर सब कुछ सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ जो है सेंटर की कमांड में लाने की कोशिश की जा रही है, यानी अगर केंद्र में कोई सरकार है तो वो स्टेट को इंडिविजुअल ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी मजबूरी है कि अपनी ही सरकार केंद्र में होते हुए वो उनकी तमाम बातों को फॉलो भी करेंगे, आर्गुमेंट भी नहीं करेंगे, और जो पिटारा उनको दिया जाएगा उनको लेके जाना पड़ेगा। और जो दूसरे जहां की जनता ने इस लोकतंत्र में अपने वोट के जरिए अपनी पसंद के मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए हैं, उस राज्य को, उस देश को नकारना, उस देश को उस प्रदेश को नेगलेक्ट करना, उन मुख्यमंत्रियों को नेगलेक्ट करना, इस देश की, उस प्रदेश की जनता को नेगलेक्ट करना, उनको तमाचा मारना, उनकी औकात बताना, ये इस तरह की कार्रवाई है। इस पर खुलकर कोई चर्चा करने के लिए जो है उस एंगल से तैयार नहीं है कि अगर आप जो है बंगाल के, जहां से 40 जो है लोकसभा मेंबर आते हैं, आपने उस पूरी जनता की बेइज्जती कर दी है, पूरे बंगाल की बेइज्जती की है। अगर यहाँ पर दूसरे किसी राज्य का मुख्यमंत्री आता, मान लिया कर्नाटक का मुख्यमंत्री आता, हिमाचल का मुख्यमंत्री आता, आप पंजाब का मुख्यमंत्री आता, उनके साथ भी आप यही व्यवहार करते, तो आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो व्यवहार करते वो वहां की जनता को पता चल रहा है, वहां की जनता के प्रति एक केंद्र सरकार के या फिर दूसरे राज्यों के साथ प्रति एक नफरत पैदा होती है, जिसमें यह पता चलता है कि भैया हम लोगों को तो ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है, हम लोगों को तो जो है देश का हिस्सा ही माना नहीं जा रहा है, हमारा सम्मान ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये बंटवारे की बुनियादों को खोखला करने की जो हरकतें हो रही है, और सब कुछ केंद्र की, यानी एक, जबकि देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है, उसके 240 या 242 जितने भी उसके मेंबर हैं, पूर्ण बहुमत नहीं है। एनडीए यानी दूसरी अदर पार्टियों के साथ मिलाकर सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद संघीय ढांचे को मानने से इनकार कर रहे हैं। ये इस देश के लिए बेहद खतरनाक जो सिचुएशन है वो मान लीजिएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, देखिए ये बात नीति आयोग भी ये जरूर करेंगे कि वो उनके पास जो योजनाएं जाएंगी, बहुत सारी योजनाएं, जैसे आपने हाईवेज की बात की है, और उसके अलावा हाईवे के अलावा भी जितने गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है, जितने जो है कृषि के प्रोग्राम है, जिनमें वर्ल्ड बैंक की साझेदारी होती है, जिसमें हमको जो ग्रांट मिलती है कार्बन कटिंग के लिए, जो हमारी पेरिस संधि है उसके तहत जो हमें फंड आकर हम राज्य सरकारों के साथ में, आप जानते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं में पार्टनरशिप होती है, और वो पार्टनरशिप जो है कैसे होती है कि उसकी उस योजना को तैयार करने के लिए नीति आयोग ही योजना बनाता है। तो ये अगर उनको ब्रीफ ही नहीं किया जाएगा, उनको समन्वय में ही नहीं लिया जाएगा, उनको विश्वास में ही नहीं लिया जाएगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जिन राज्यों में सरकार जो है वो बीजेपी की नहीं है, हम वहां विकास करने के लिए तैयार नहीं, उनके साथ समन्वय करने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही खतरनाक संदेश जो है इस देश को दिया जा रहा है। चलिए, मैं एक बात और आपको मुझे याद आ रही है इस विषय पर, क्योंकि ये इस मौके पर यह विषय महत्वपूर्ण है। मैं जिस स्थान से आपसे बातचीत कर रहा हूं वो उत्तराखंड का टिहरी स्थान है। आपको पता है एशिया का सबसे ऊंचा, सेकंड लार्जेस्ट जो बांध है ऊंचाई पर, वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध 1400 मेगावाट का बिजली का उत्पादन आज कर रहा है, और बहुत जल्द इस साल के अंत तक ये 2400 मेगावाट का उत्पादन करेगा। तकरीबन 9 राज्यों को बिजली जाती है देश की इससे। लेकिन इसका
बहुत सारे लोगों को इतिहास मालूम नहीं होगा। ये जब टिहरी बांध की कल्पना हुई थी तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। रूस से कंसल्टेंसी लेके टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण एजेंसी उस समय बना दिया उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को। आपको यह भी मालूम है पहले सिंचाई विभाग ही डैम्स बनाने का काम करता था, अब अन्य निगम भी आ गए हैं। बाद में यह कन्वर्ट होकर टीएचडीसी हो गया। लेकिन जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो 25% की हिस्सेदारी का जो मालिक है टिहरी बांध का आज भी वो उत्तर प्रदेश है और 75% का मालिक भारत सरकार जी। अब देश के संघीय ढांचे में जिस राज्य में ये बांध है, जिस राज्य के 80 से अधिक गांव, बहुत बड़ा शहर टिहरी रियासत एक रियासत थी, अलग देश था उसकी जो राजधानी थी पुरानी टिहरी वो शिफ्ट हो गई और इसके हिस्से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश अनेकों स्थान पर न्यू टिहरी तक विस्थापित हुए। आज तक विस्थापन की समस्या यथावत बनी हुई है। जिन लोगों ने दर्द झेला वो इसमें एक अंश के मालिक नहीं है। क्या भारत की नीति आयोग में ऐसे विषय उठते हैं? पहले उठा करते थे। आज जब हाईटेक बैठक होगी और मुख्यमंत्री अपनी बात बोल नहीं पाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ऐसे तमाम मसले हैं। बहुत सारे राज्यों के पानी के बंटवारे के मसले हैं। अभी दिल्ली आरोप लगा रहा था कि पानी नहीं मिल रहा है, अभी कोई राज्य आरोप लगा रहा है कि अधिक पानी छोड़ दिया तो हमारे यहां बाढ़ आ गई। ये जो मैनेजमेंट का होता है यही सम्मति सूची के विषय है। पानी क्योंकि एक राज्य की सीमा से उत्पादित तो होता है लेकिन वो आगे बह के जाता है, उसका प्रबंधन के लिए संघ ये काम करता है और संघ की जब नीति बनती है क्या उन नीतियों में इन बातों का समावेश होता है? क्या ऐसे विषय बोलने दिए जाते हैं? तो आखिर अगर ममता बनर्जी कह रही थी और अपनी बात पूरी करके नहीं आ पाई तो वहां न जाने कोयले के कितने विषय हैं, वहां बंदरगाहों के विषय हैं, वहां हवाई जहाज उतरते हैं, उन सब का धन भारत सरकार लेती है। यदि कोयले की खदानें हैं और कोयले की खदानों में अब से कुछ दिन पहले एफडीआई हो गया, अब विदेशी भी कोयले की खदानों के मालिक बन सकते हैं भारत में। अब क्या राज्यों की सलाह इससे ली गई? क्या राज्यों को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है कि उनको उनका अंश कितना मिलेगा? क्योंकि विस्थापन उनके इलाकों में हो रहा है जहां खदानें हैं। दर्द वो झेल रहे हैं, पुलिस व्यवस्था वो दे रहे हैं, तमाम चीजें वो दे रहे हैं और जो धन है उसका वो जा रहा है केंद्र अंश को। झारखंड के मुख्यमंत्री ने लंबे समय से ये कई बार कहा कि उनके हिस्से का जो धन है, जो ड्यू धन है उनका, वो कई सालों से उनको नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में वो विकास करेंगे कैसे? यदि जिन पर तय है कि यदि कोयले से आप कमाएंगे स्टेट रॉयल्टी क्या होगी, बांध से आप कमाएंगे, यदि केंद्र सरकार का बांध है उसमें स्टेट की रॉयल्टी है 12.5%, वो हक उसे नहीं मिलेगा समयबद्ध तरीके से, तो फिर वो अपने राज्यों को अपने उस हिस्से का विकास कैसे करेगा? एक और विषय बहुत बड़ी दिक्कत आती है, भारत सरकार की योजना यदि किसी एक क्षेत्र में बनी है जिससे वहां की पूरी ज्योग्राफी प्रभावित हुई है तो 2% आपको लोकल एरिया के विकास के लिए फंड खर्च करना पड़ता है, चाहे वो भारत सरकार की कंपनी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। वो उस राज्य के हिसाब से के बजाय केंद्र सरकार के मंत्री या केंद्र सरकार के से संबंधित जो दल है उसके नेता जो कहते हैं वहां खर्च कर देगी। उत्तराखंड का पैसा आंध्र प्रदेश में खर्च कर देगी। तो ये जो अपने हक की हकदारी के लिए जो पैरवी करनी है वहां यदि मुख्यमंत्री बोल नहीं पाएंगे तो सिर्फ मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं छिनेगा बल्कि उस राज्य के आम आदमी जिसने अपना बहुत कुछ खोया है केंद्र के किसी निर्माण के लिए, उसके हकों की पैरवी कैसे होगी? भाई जी जी मैंने भी वही बात राजीव जी, आपने बड़ा उसका मतलब अच्छे से खोल कर जो है बताया। मैं ये जो हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें केंद्र सरकार जो है वो सीधे इन्वॉल्व होती है, दूसरे राज्यों का भी स्टेक होता है। आप ही के स्टेट से मतलब उत्तराखंड से निकलकर गंगा जमुना आती है और देश में पूरे देश में सिंचाई और देश को हरा भरा करने का काम करती है। यही जो बेसिकली टोंस नदी पर प्रोला के ऊपर की तरफ जो है एक और बांध बनाया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हिमाचल सरकार पार्टनर है, जिसमें उत्तराखंड पार्टनर ही नहीं है। उस पार्टनरशिप में मतलब ठीक है 12% बिजली जो है आपको मुफ्त दी जाएगी, बाकी जो है सारा स्टेट रॉयल्टी होती है, ये राज्य की रॉयल्टी। जी देखिए मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए ये जो स्थिति होती है कि आपको एक उस राज्य से भी ठीक है कमाने का एक समन्वय बिठाने की बात होती है। अगर आप इस देश में भारतीय जनता पार्टी या चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो,
क्योंकि अब ये भी है कि वहां के मुख्यमंत्रियों को खुल के बोलने दिया जाए, उनकी योजनाओं की बातें सुनी जाए। सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए 2 मुख्यमंत्रियों के लिए देश के टैक्सेशन का, भारतीय टैक्स पेयर्स का पैसा उनको सिर्फ हवाले न कर दिया जाए, उनकी कंसर्न लिया जाए। सभी मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर्स को इसमें मीटिंग में शामिल होना चाहिए, सबको अपनी बातें रखनी चाहिए और अपनी जनता की केयर करनी चाहिए। संघीय ढांचा मजबूत होना चाहिए, ना कि कमजोर होना चाहिए, मेरा यह मानना है। और जो कुछ आज हुआ है वो संघीय ढांचे पर कुठाराघात है और ये संदेश दिया जा रहा है कि हम जो चाहेंगे एक डिक्टेटर की तरह करेंगे। हम जिस राज्य को जो देना चाहेंगे वो देंगे, जिसे नहीं देना चाहेंगे वो नहीं देंगे। इस तरह से ही हम सरकार चलाएंगे। तो देश की जनता को मजबूरी में ये सोच लेना चाहिए कि क्या वो सिर्फ जो है मोदी जी को जिताकर लाए और वो अपनी मर्जी से आपको जो चाहे दे, जो चाहे न दे, इसी पर वो नीति अपनाएंगे। अगर दूसरी किसी भी अपनी मनमर्जी की पार्टी को आप जिताएंगे तो आपके मुख्यमंत्रियों का माइक बंद कर दिया जाएगा, उनको बुलाया नहीं जाएगा, उनके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, उनकी औकात बता दी जाएगी। अगर यही लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र बहुत ही नजदीक में डिक्टेटरशिप की तरफ कदम बढ़ रहा है और शायद कुछ हद तक जो है उस तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक बात और है, हालांकि तकरीबन बात तो वही हो गई है, एनडीए के मुख्यमंत्री तो वहां हैं, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वार्ता हो सकती है और उस वार्ता के बीच में योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति और यूपी के दोनों डिप्टी सीएमओ की उपस्थिति दिल्ली में है और उस बैठक का निचोड़ क्या निकलेगा। और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, इसका मतलब क्या निकलेगा, इस पर भी सबकी निगाह है कि इस बैठक से बाहर निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। आपसे उस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल आपने अपने अमूल्य विचार दिए, बहुत शुक्रिया भाई जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।